एक रोज अहमद घर आए तो बताया कि आज रात का खाना पड़ोसी हमारे घर खाएंगे। कौन से पड़ोसी भाई? मैंने हैरान होकर पूछा। आपने मुझे बताए बगैर दावत भी दे दी। दावत देनी थी तो 2 दिन पहले बताते। कुछ बंदोबस्त भी तो करना होता है। मैंने एक ही सांस में इतना कुछ कह डाला। कहने लगे घबराने की बात नहीं। हमारा पड़ोसी मशहूद मेरे बचपन का दोस्त है। इसको ये कोठी मैंने ही दिलवाई है। बस सादा सा खाना बना दो, तुम बच्चों में मसरूफ थी तो मैंने बताया नहीं। खुद ही दावत दे आया हूँ। 1-2 दिन तो खाना यूं भी पड़ोसियों को देना चाहिए ना। अभी इनका किचन सेट नहीं हुआ। कल ही तो शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी एक ही सांस में मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया और उसी वक्त जाकर दावत का सामान भी खरीद कर ले आए। मशहूद साहब की उम्र 40 के लगभग थी, जबकि बीवी इनसे आधी उम्र की यानी 20 साल की थी। नाम आयमा था और अच्छी खासी खूबसूरत लंबे कद की लड़की थी। मशहूद भाई तामुल मिजाज थे, वही ज्यादातर बातें करते रहे, जबकि गुफ्तगू के दौरान आयमा खामोश रही। वो खामोश जरूर थी लेकिन अफसुर्दा नजर नहीं आ रही थी। इनके जाने के बाद मैंने अहमद से पूछा कि उम्रों का इतना फर्क क्यों। वो बोले मशहूद ने शादी अब की है। तो क्या ये इनकी दूसरी शादी है? नहीं, पहली शादी है। इसकी वजह यह है कि इनके वालिदैन इसके बचपन में हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उस वक्त मशहूद सिर्फ 9 बरस का था। तभी इसके नाना घर ले आए कि इनके सिवा कोई करीबी रिश्तेदार सहारा न दे सकता था। नाना की मोहब्बत पाकर मशहूद तो संभल गया, लेकिन इसकी मुमानियों को इसका घर में रहना गिरा गुजरता था। इन औरतों को इसका रहना हजम नहीं होता था कि कहीं ससुर साहब अपनी जायदाद में से नवासे को हिस्सेदार ना बना ले। नाना इसको पढ़ाई के साथ हुनर भी देना चाहते थे कि वो इनके बाद किसी का मोहताज ना रहे। लिहाजा शाम को अपने दोस्त की वर्कशॉप पर बिठा दिया करते ताकि मशहूद अच्छा मैकेनिक भी बन जाए। वो इसको एक मजबूत इंसान के तौर पर देखना चाहते थे। मशहूद ने तालीम भी हासिल की और साथ में वो एक काबिल मैकेनिक भी बन गया। इसने गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से सीख लिया था। जल्दी इसको एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। एक दिन झगड़ा हो गया क्योंकि मुमानिया नहीं चाहती थी कि वो अब घर में रहे। अब वो कमाता था। घर में रोज रोज का झगड़ा खत्म करने की खातिर इसके नाना ने दिल पर पत्थर रखकर नवासे को रुखसत कर दिया। उस रोज पहली बार मशहूद को एहसास हुआ कि वो दुनिया में तन्हा है। ताहम इसे किसी किस्म का डर न था। वो इस काबिल हो गया था कि दुनिया का मुकाबला कर सके। वो किराए का मकान देखकर रहने लगा। इसकी आदत थी हर काम तवज्जो और दिलजमी से करता था। लिहाजा दफ्तर में इसकी ये आदत वजह तरक्की बनी। इसकी जल्द तरक्की बदख्वाहों को एक आंख ना भाई। दफ्तरी रकीबों ने साजिश करके इसे दफ्तर से निकलवा दिया। इसके पास कुछ रकम थी और हुनर भी था। बस किराए पर छोटी सी दुकान ले ली और औजार खरीद कर गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। दिनों में इसकी दुकान मशहूर हो गई और बहुत सा काम मिलने लगा। उसी हिसाब से आमदनी भी रोज बरोज बढ़ने लगी। जिंदगी की बका की जंग लड़ते हुए इसको एहसास भी ना हुआ कि गुजरते दिनों की धूप बालों में चांदी बनकर उतर आई है। जब एहसास हुआ वक्त गुजर चुका था, इसने फिर एक बड़ा गैराज ले लिया। अपना कारोबार भी सेट कर लिया। अब इसके पास बहुत से शागिर्द थे और ये अपने दफ्तर में बैठकर हुक्म देता है और इसके मुलाजिम काम करते थे। जब फिक्रे माश से आसूदा हो गया तो घर बसाने का ख्याल आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इसके मिजाज और उम्र के मुताबिक लड़की तलाश करता। इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए के मकान में ही रहा करता था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त इसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले, लेकिन वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं इससे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो कहने लगा, कल मैं वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश ना था। मैंने इसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो मेरी नजर के मयार पर पूरी उतरी थी। अब सोच रहा हूँ कि कैसे इसका पता मालूम करूँ और इसके हालात से वाकफियत हासिल करूँ। इसकी कैफियत बहुत अजीब थी। जितनी देर मैं इसके पास बैठा रहा, वो उसी लड़की के बारे में बात करता रहा। वो मुस्तकिल इस लड़की को हासिल करने की उलझन में गिरफ्तार था। मेरे सिवा किसी को नहीं बताता था कि मसला क्या है। एक दिन इसने बताया कि आज मेरा फिर उस लड़की से सामना हो गया है। मैंने इसको सलाम किया, वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में बड़ी थकन थी।
मगर मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन वो मेरे पास आया और इसरार करके अपने साथ ले गया, उस जगह जहां से वो लड़की रोज मुकर्ररा वक्त पर गुजरती थी। सो हम इसके पीछे गए। करीबी गली में इसका घर था। इसका घर मालूम करके मेरा दोस्त बड़ा खुश हुआ था। दरअसल वो बुरी नीयत से इसका पीछा नहीं कर रहा था, वो इससे शादी करना चाहता था। मैंने समझाया कि अपनी मुलाजमा को इसके घर भेजकर पहले हालात तो मालूम कर लो। मशहूद ने बात मान ली। इसकी मुलाजमा समझदार और जहां दीदा थी। वो इस लड़की के घर गई और बातों बातों में कुछ हालात मालूम कर लिए। लड़की ने बताया कि इसके माँ बाप वफात पा चुके हैं और वो अपने मामू के पास रहती है। मामू इसका नशा करता है और वो खुद स्कूल टीचर है। सारी तनख्वाह मामू ले लेता है। रकम ना दे तो मारने पर आ जाता है। लड़की का नाम आयमा है। वो बहुत शाइस्ता है। जब मुलाजमा ने ये बातें मशहूद को बताई, मशहूद ने इसे समझाया कि अम्मा, तो मेरी हर बात इसे साफ साफ बता दो, फिर इसका फैसला पूछ लेना। जो वो कहेगी वैसा कर लेंगे। यूं मुलाजमा की मार्फत मशहूद की मुलाकात आयमा से हो गई। इसने बताया कि मामू के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेशक वो मेरी तनख्वाह मुझसे ले लेते हैं, लेकिन भेड़ियों के इस जंगल में मामू की वजह से महफूज है। इनके घर को छोड़ दो तो कहाँ जाऊंगी। मशहूद ने भी अपने बचपन से लेकर अब तक के तमाम हालात आयमा को बता दिए और कोई बात पोशीदा न रखी। आयमा को मशहूद अच्छा लगा। यूं उन्होंने बाहम रजामंदी से शादी का फैसला कर लिया। वो दोनों आपस की सलाह मशवरे से कुछ सामान खरीद रहे थे कि आयमा के मामू ने इनको साथ शॉपिंग करते देख लिया और वो आयमा को बुरा भला कहते हुए अपने साथ घर ले गए। आयमा ने अगले रोज बताया कि घर जाकर मामू ने बहुत मारा। इसने हर बात इनको बता दी है। अब अगर शादी हो गई तो इनकी मर्जी से होगी। आपको इनसे मिलना होगा और मामू को राजी करना होगा। दूसरे रोज मशहूद ने अपनी मुलाजमा को मामू के पास भेजा। उस शख्स ने कहलवा दिया कि आकर मुझसे खुद मिलो। मैं कुछ शराइत पर आयमा को तुमसे शादी की इजाजत दे सकता हूँ। मशहूद मुलाजमा के हमरा उस शख्स से मिला। उस आदमी ने कहा कि दो शर्तें हैं, पूरी कर दो तो मैं अपनी भांजी का रिश्ता दे दूंगा। अव्वल जिस घर में हम रहते हैं ये गिरवी है, इसका पैसा भरकर गिरवी से छुड़वा दो। दूसरी शर्त यह है कि आयमा अगर शादी के बाद मुलाजमत जारी रखेगी तो आधी तनख्वाह मेरे गुजारे के लिए मुझे देगी। अगर मुलाजमत नहीं करेगी तो तुमको हर माह गुजारे लायक खर्चा मुझे देना होगा। मशहूद ने दोनों शर्तें खुशी से मान ली और इनकी शादी हो गई। कुछ माह बाद ही मामू को लगा कि रकम कम है। वो मशहूद के सर हो गए कि खर्चे में इजाफा करो, पूरी नहीं पड़ती। मशहूद ने रकम बढ़ा दी। इसके बाद तो इस बंदे को रकम बटोरने की आदत पड़ गई। वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद रकम मांगने आ जाता। मामू की इस हरकत पर आयमा को अपने शौहर से शर्मिंदगी होती। वो मना करती कि अब और रुपए इनको मत दो, मगर वो बीवी के कहने की परवाह न करता और रकम दे देता। वो जिस कदर इस शख्स की जरूरतें पूरी कर रहा था, इस शख्स के मुतालबे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार मशहूद तंग आ गया। इसने वो घर बेच दिया और हमारे घर के बराबर वाला बंगला खरीद लिया। अहमद ने यहाँ तक बात बताकर बात खत्म की और कहा कि अब आयमा भाभी से मिलती रहना। इसकी शादी को 1.5 साल हुआ है और वो अकेले इतने बड़े घर में रहने से घबराती हैं। मुलाजमा तो अपने कामों में लगी रहती है। यूं मैं अक्सर इससे मिलने चली जाती। वो अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी वो बूझी बूझी और उदास लगती। एक दिन मैं गई तो देखा कि आयमा ने मैले से कपड़े पहन रखे हैं। मैंने वजह पूछी तो बोली, किसके लिए अच्छा लिबास पहनूं? मशहूद को तो अपने कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। वो ज्यादा वक्त अपने गिराज को देते हैं। घर आते हैं थके मांदे, मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। मैंने इसे समझाया कि मशहूद भाई नेक है, पुख्ता उम्र है और सुलझे हुए हैं। हर वक्त तुम्हारे पीछे फिरते और मोहब्बत जतलाने को ठीक नहीं। जानते होंगे ना, मोहब्बत तो इंसान के दिल में होती है। बाकी तो वो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम बदगुमानी में ना पड़ो। मेरी बातें आयमा ने खामोशी से सुनी, मगर कुछ न बोली। काफी दिनों बाद मैं दोबारा इसके पास गई। वो पहले से ज्यादा बुझी थी। इस बार इसने मशहूद के बारे में कोई बात ना की। इसके बाद मैंने मशहूद भाई से बात की। इनसे कहा कि आप आयमा का ख्याल रखा करें। वो सारा दिन अकेली घर में पड़ी आपका इंतजार करती रहती है और आप रात को आकर सो जाते हैं। इसको कहीं घुमाने फिराने भी नहीं लेकर जाते। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और इसके बाद वो हर जुमे को इसे बाहर घुमाने फिराने लेकर जाने लगे। शादी को 5 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद इनके यहाँ अभी तक कोई औलाद ना हुई। एक दिन मेरे शौहर बहुत परेशान घर में दाखिल हुए। कहने लगे,
क्या तुम आयमा भाभी के पास जाती हो? तुमने वहां कोई खास बात नोट की है? मैंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं देखी, सब मामूल के मुताबिक था। कोई परेशानी वाला मामला है क्या? कहने लगी हाँ, परेशानी वाला मामला तो है। मशहूद जैसा समझदार और साबिर आदमी बीवी को तलाक देना चाहता है। वो बहुत परेशान है। तुम जरा आयमा भाभी के पास जाओ और पता करो कि आखिर बात क्या है। दूसरे दिन मैं आयमा के पास गई। वो बनी संवरी और बहुत खुश नजर आ रही थी। हल्का सा मेकअप और ज्वेलरी पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। इस रूप में आयमा को देखकर मैं खुश हो गई कि चलो वो फिर से अपने घर में सेट हो गई है। पिछले दिनों तो वो बहुत बदहाल लगती थी। अभी मैं वहां बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गिराज से लड़का रोटी लेने आया था। मुलाजमा ने आकर आयमा को बताया। मैंने देखा कि एकदम लड़के का नाम सुनकर आयमा के चेहरे पर रौनक आ गई। उठाकर खुद इस लड़के को खाना देने चली गई। जब काफी देर हो गई तो मैं उठकर जाने लगी। तभी मुलाजमा ने मुझे कहा, जरा ठहरिए, मैं खुद जाकर देखती हूँ। मुलाजमा ने मुझे रोक लिया और खुद दरवाजे की तरफ चल दी। ये सूरत हाल देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गई। अब समझ में आया कि कुछ और मामला है, और मेरे शौहर अगर परेशान है तो किसी वजह से ही परेशान है। जरा देर बाद मुलाजमा आ गई। इसके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने जाने के लिए दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आयमा अंदर आ गई। इसरार करने लगी कि बैठो, मगर मैंने माजरत कर ली कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और मुझे देर हो रही है। शाम को अहमद आए तो मैंने इनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और पूछा कि आखिर मामला क्या है। वो बोले, पिछले दिनों मशहूद ने कारोबार बढ़ाया तो इसको संभालने के लिए एक नौजवान की जरूरत थी। उन्होंने फरहान नामी लड़का मुलाजिम रख लिया। वही दुकान से रोज खाना लेने आता। कुछ दिनों से वो देर कर देता। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम्हें देर क्यों हो जाती है? फरहान ने जवाब दिया कि जब मैं जाता हूँ खाना तैयार नहीं होता तो फिर मुझे इंतजार करने को कहा जाता है। मैं वहां इंतजार करने बैठ जाता हूँ। मशहूद को कोई शक ना हुआ। इसने घर आकर मुलाजमा से पूछा। वो बोली, साहब जी, खाना तो वक्त से पहले तैयार हो जाता है। जब लड़का आता है टिफिन तैयार होता है। ये बात मुलाजमा ने उस वक्त कही जब मशहूद को आयमा पर तो कोई शक ना हुआ, लेकिन मुलाजिम इसकी नजर में मशकूक हो गया कि लगता है कि वो खाना लेने के बाद कहीं अपने किसी और काम से निकल जाता होगा और मुझे झूठ बोलकर कहता है कि घर में खाना पकने में देर हो जाती है। दो तीन बार की तनबिया के बावजूद लड़के को आने में ताखिर होती रही तो मशहूद ने सोचा कि मालूम तो करूं मामला क्या है। उन्होंने जब इसका पीछा किया, देखा कि इसकी बीवी टिफिन हाथ में लिए घर से बाहर निकली और पास बनी बैठक में चली गई जहां फरहान बैठा था। मशहूद काफी देर बाहर इंतजार करता रहा। आधे पौने घंटे के बाद इसकी बीवी बैठक से घर में गई और लड़का बाहर निकलकर गिराज की तरफ रवाना हो गया। मशहूद ने अब भी आयमा पर शक न किया। वो समझा कि तमाम औरतों की तरह मेरी बीवी भी मेरी जासूसी में लगी है। तभी लगता है कि इससे मालूमात को रेतने को ये तरीका अख्तियार कर लिया है। लड़के को बिठाकर मेरे बारे में मालूमात लेती रहती है। इस तरह लड़के को देर हो जाती है। इसने बीवी को तो कुछ ना कहा, मगर मुलाजिम को हदायत की कि अगर मेरी बेगम तुमसे मेरे बाहर की सरगर्मियों के बारे में अहवाल लेने की कोशिश करे तो इससे बात करने की बजाय मुझको आगाह कर देना, और इससे या मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मुलाजिम समझ गया कि अब इसका बैठक में रुकना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा इसने आइमा को आगाह किया और दोनों ने मुलाकात का एक और रास्ता ढूंढ लिया। घर से करीब एक रेस्टोरेंट था। आइमा मुकर्ररा वक्त पर वहां चली जाती और टिफिन देने के बहाने दोनों थोड़ी देर बैठकर चाय पीने की आड़ में मुलाकात कर लेते, जबकि इसने मुलाजमा को सख्ती से मना कर दिया कि साहब को इसके बाहर जाने का नहीं बताए। अब आयमा बहुत बदल गई थी। इसका बनाव संघार, इसकी नई सोच इस बात की चुगली खा रही थी। एक दिन मशहूद कोई पुर्जा लेने बाजार गया। वापसी में इसने सोचा कि घर का चक्कर लगा लूं और खाना भी घर आकर खा लूं। वो गाड़ी में था। जो ही इसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, इसने फरहान को वहां से निकलते देखा। इसके हाथ में खाने का टिफिन था। इसने सोचा, ये बदबख्त शायद यहाँ बैठकर खुद पहले मेरे खाने पर हाथ साफ करता है, बाद में बचा हुआ खाना गिराज लेकर आता है, तभी इसको देर हो जाती है। मशहूद रेस्टोरेंट में गया। फरहान से पहले ही आइमा जा चुकी थी। इसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठकर टिफिन से खाना खाता है? इसने कहा, नहीं साहब, ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ ना कुछ लेकर खाते हैं और कॉफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? इसके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती है और इसके यहाँ से निकलने से 3 मिनट पहले निकल जाती है। मशहूद के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अब इसको टो लगी कि देखूं इस बात की तह में क्या है।
अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आयमा और फरहान टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आयमा ने जो मशहूद को देखा तो घबरा गई। मशहूद ने रेस्टोरेंट में अपना तमाशा बनाना मुनासिब न समझा। बीवी को कहा घर चलो। वो कमाल जब्त से इसको खामोशी के साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली मिसाल हो गई कि आते ही आयमा ने शोर मचा दिया, मुझे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो बीवी से कुछ कहता वो ही इस पर बरस पड़ी। वो बोला, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बात नहीं की और तुम तलाक मांगने लगी, जबकि पहले तो तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे घर से मरकर ही निकलूंगी और अब ये बात कह रही हो। हाँ, तब हालात और थे, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा मुश्किल है। मैं इस कैद तन्हाई से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है कि घुट घुट कर मर जाना। इससे तो मैं अच्छी शादी से पहले थी। स्कूल जाकर दो सहेलियों से तो बात कर लेती थी, घर में तो अब मुझे लगता है मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि मुलाजमा से हुई है। सारा दिन मुलाजमा का ही मुंह देखती रहती हूँ। मशहूद ने इसको डांट कर चुप करा दिया। उस वक्त तो वो चुप हो गई, लेकिन दिल से अलहदगी का ख्याल नहीं निकाला। तभी रोज रोज का झगड़ा रहने लगा। जिंदगी का मजबूत बंधन एतमाद के आईने में अक्स जब्त करने का नाम है। बिगड़ जाए तो आईना एतबार का टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का ये हाल है कि वो रोजो शब कर्ब की आग में सुलगता है। इसके रात दिन कांटों पर बसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि आयमा तलाक लेने पर मुसल्लित है। मशहूद जानता था जब वो गिराज में होता है इसकी बीवी फरहान से मिलती है, तभी वो कर्ब का शिकार है। अहमद कहने लगा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया, वो तुमसे उम्र में कम है और इसका ये जज्बाती फैसला है। कुछ दिन तुम ठहर जाओ, वो तुमसे तलाक लेकर पछताएगी और तुम इसको तलाक देकर पछताओगे। वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने हालात का अंदाजा कर लिया और कहा, अहमद आप इनको ना रुकिए, क्योंकि आयमा अब इनके घर में ना ठहरेगी। फरहान ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। वो अब मशहूद भाई से वफा नहीं करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई इसको तलाक दे दें, वरना वो खुदा ना खास्ता इनको नुकसान पहुंचा सकती है। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आयमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। इसने फरहान के साथ मिलकर नकदी और जेवरात और घर के कागजात और कीमती चीजें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने इसको तलाक दे दी कि जिंदगी इनके लिए अजाब हो गई थी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते। चुनाचा उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोठी और गिराज फरोख्त कर दिया है। इस बात को चंद माह गुजरे थे। सुबह उन्होंने जाना था। दर पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो आयमा खड़ी थी। इसकी हालत बहुत खराब थी। इसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया है और इसको बेआसरा करके भाग गया है। बोली, आप जैसे अच्छे शौहर को छोड़ने की मुझे सजा मिल गई है। मामू भी घर बेचकर कहीं चले गए हैं, मैं किधर सर छुपाऊं? मशहूद भाई ने इसको बिठाया और खुद होटल में सोने चले गए, ये कह करके कि अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, तुम इस घर में रहो। मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिया, दूसरे शहर चला जाऊंगा। आयमा रोकती रह गई, वो ना रुके। रात भर वो सोचते रहे। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया था। वो घर वापस इस नीयत से आए थे कि आयमा को माफ कर दूंगा और इसके साथ दोबारा निकाह करके सुख चैन की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयमा ने ना उम्मीद होकर अपनी जान ले ली और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। काश वही सुबह तक इंतजार कर लेती तो मशहूद भाई इसको दोबारा अपना लेते। लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि बेवफा को इसके किए का अंजाम मिले।